हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कुलदीप सोनी और आप देख रहे हैं साइंटोफिलिक बाय कुलदीप सोनी। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आया हूं, जिसमें हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बायोकेमिस्ट्री का पढ़ेंगे। इसमें हम लोग जानेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या होते हैं और स्ट्रक्चरल पैरामीटर क्या होते हैं। क्या होता है प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर, कैसे वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है, फिर वो कैसे टर्सरी में चेंज हो जाता है या कैसे वो क्वाटरनरी कन्फर्मेशन अपना ऑप्ट करता है। तो किन किन कंडीशंस में ऐसा होता है, ऐसा क्या होता है कि वो सेकेंडरी में चेंज हो जाता है। सेकेंडरी में चेंज होता है तो क्यों होता है, प्राइमरी में ही क्यों नहीं बना रहता है। ठीक है, किन कारणों से उसके अंदर फोल्डिंग होती है तो वो अपना अल्फा कन्फर्मेशन ले, अल्फा हेलिक्स ले लेता है स्ट्रक्चर, या कब वो बीटा प्लीटेड सीट में चेंज हो जाता है, कब वो एक टर्न बना लेता है, बीटा टर्न बोल सकते हो, ऐसे बहुत सारी चीज़, कब वो 310 में चेंज हो जाता है, 310 हेलिक्स में चेंज हो जाता है। ऐसे बहुत सारे कन्फर्मेशंस हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं। तो वो स्ट्रक्चर कब बनता है, ऐसा आप लोगों ने पढ़ रखा है। उम्मीद है आपने बीएससी में पढ़ा होगा, आपने एमएससी में भी पढ़ा होगा, आपने अभी जो भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो CSIR नेट JRF की, उसमें भी पढ़ा होगा। लेकिन आप लोग इस चीज़ को सोचिएगा कि क्यों होता है वो। ठीक है, ऐसा होता क्यों है, तो ऐसा होता क्यों है, इन चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। और जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो उस पर बेस्ड बहुत सारे बोल सकते हो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, वो आपके इजीली सॉल्व हो जाएंगे। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, प्लस आपका क्या, इसके अलावा आपके और भी अन्य क्वेश्चन जो है, जो बोल सकते हो हेलिकल पैरामीटर या स्ट्रक्चरल पैरामीटर बेस्ड क्वेश्चन है, उस वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। 4 नंबर में, 2 नंबर में खूब सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बगैर देर करे हम लोग टॉपिक को स्टार्ट कर देते हैं। हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि अगर प्रोटीन की हम लोग बात करते हैं तो प्रोटीन के कई सारे कन्फर्मेशंस हैं। प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है, क्वाटरनरी है। बड़े बड़ी तेज़ी से हम लोग बात को समझेंगे कि प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है, क्योंकि प्राइमरी स्ट्रक्चर बड़ा सिंपल सा है। प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रोटीन में अमीनो एसिड का एक स्ट्रेट चेन होती है। अमीनो एसिड की एक स्ट्रेट चेन होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, या अमीनो एसिड की चेन बोल सकते हो। स्ट्रेट ना हो कोई बात नहीं है, एक चेन होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कहते हैं, जिसको हम लोग प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर के नाम से जान रहे हैं। ठीक है, अब होता क्या है यहाँ पर एक तो ये देखो, एक बीड ऐसे बीडेड स्ट्रक्चर पाए जा रहे हैं। हर एक बीड को हमने अमीनो एसिड मान रखा है। ठीक है, और 2 बीड्स के बीच में जो स्पेस रह गया, ये जो दिख रहा है ये लाइन, इसको हम लोगों ने क्या मान रखा है, इसको हम लोगों ने पेप्टाइड बॉन्ड मान रखा है। तो इसमें कोवैलेंट बॉन्ड्स होते हैं, जैसे कि पेप्टाइड बॉन्ड होता है या डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। डाइसल्फाइड बॉन्ड क्या होता है, मान लेते हैं कि एक अमीनो एसिड यहाँ पर है, सॉरी एक अमीनो एसिड यहाँ पर, एक अमीनो एसिड, सल्फर कंटेनिंग जो अमीनो एसिड होती है वो डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाती है। लेकिन सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड में कौन कौन से आती हैं, मेथियोनिन भी आती है और सिस्टीन भी आती है। सिस्टीन बनाती है मेथियोनिन ने। ठीक है, एक कंडीशन ये पता चली डाइसल्फाइड बॉन्ड कब बनता है, जब सिस्टीन होती है। अब सिस्टीन कब हो, एक सिस्टीन यहाँ पर, एक सिस्टीन यहाँ पर है, ये दोनों सिस्टीन एडजेसेंट हैं, या यहाँ पर रख लेते हैं, एक सिस्टीन यहाँ पर, एक सिस्टीन यहाँ पर है, ये दोनों से सिस्टीन बोल सकते हो अल्टरनेट मैनर में है, तो डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं बनेगा, एडजेसेंट है। एक सिस्टीन यहाँ है, एक सिस्टीन यहाँ है, एक सिस्टीन यहाँ है, एक सिस्टीन यहाँ है, एक सिस्टीन यहाँ। चलो ठीक है, खूब सारे सिस्टीन, लगातार सिस्टीन है। तो यहाँ पर अगर डाइसल्फाइड बॉन्ड की बात करें तो डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं बनेगा। ठीक है, इन दोनों में भी नहीं बनेगा। ठीक है, इन दोनों में भी नहीं बनेगा। रिपल्सन और अट्रैक्शन जब बैलेंस होता है तभी बॉन्ड बनता है। ठीक है, रिपल्सन और अट्रैक्शन जब फजान रूल वगैरह जब कभी पढ़ाएंगे बॉन्ड वाले में तब बताएंगे और अच्छे से वहाँ पर। तो कहाँ पर सिस्टीन बॉन्ड बनता है, सॉरी डाइसल्फाइड बॉन्ड बनता है। डाइसल्फाइड बॉन्ड थोड़ा दूर पे बनता है, 4 या 5 रेसिड्यू छोड़ करके। मान लेते हैं सिस्टीन यहाँ पर भी, तो यहाँ पर एक डाइसल्फाइड बॉन्ड बन गया, ये देखिए, या डाइसल्फाइड ब्रिज के नाम से भी इसको जान सकते हो। ठीक है, ये एक डाइसल्फाइड बॉन्ड बन गया। तो इसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड भी होता है और एक पेप्टाइड बॉन्ड भी हो सकते हैं। ठीक है, दोनों होते हैं। और आगे और भी कई तरह के बॉन्ड्स होते हैं। ज़्यादा हम लोगों को प्राइमरी स्ट्रक्चर में फोकस नहीं करना है, हम लोगों को सेकेंडरी स्ट्रक्चर ज़्यादा देखना है ध्यान से। तो अगर हम लोग और आगे बात करते हैं तो अमीनो एसिड्स हैव 2 कॉन्फ़िगरेशन, एक होता है सिस कॉन्फ़िगरेशन, एक होता है ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, एक होता है सिस कॉन्फ़िगरेशन और एक होता है ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। सिस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, जब 2 अल्फा कार्बन, एक अमीनो एसिड का अल्फा कार्बन यहाँ पे है, दूसरा अमीनो एसिड का अल्फा कार्बन यहाँ पर है, ये दोनों अमीनो एसिड के अल्फा कार्बन जब एक ही प्लेन पे हों, ठीक है, जब एक ही प्लेन पे होते हैं तो उस समय हम लोग उसको सिस बोलते हैं। ठीक है, जब इन दोनों अमीनो एसिड के अल्फा कार्बन एक ही प्लेन पे होंगे तो इन दोनों को हमको क्या बोलेंगे, सिस बोल देंगे। अगर 2 एडजेसेंट अमीनो एसिड के, ठीक है, अल्फा कार्बन अलग अलग प्लेन पे हों तो उसको हम लोग बोल देते हैं ट्रांस। ठीक है, जैसे कि हम लोग ले लेते हैं ये एक स्ट्रक्चर, देखिए सिंपल सा, इसके थ्रू समझते हैं।
मान लेते हैं कि ये जहाँ पर भी हमने ये डार्क ब्राउन कलर का जो भी ये लगा रखा है, ठीक है, ये चीज़, इसको हम लोग यहाँ पर ये ब्राउन, इसको हम लोग अल्फा कार्बन या एक अमीनो एसिड मान लेते हैं। एक अमीनो एसिड 2 3 4 5, और ये साइड में जो निकला हुआ है इसको हम लोग क्या मान के चलते हैं, ये साइड में जो चेन निकली हुई है ये आर ग्रुप हो गया है, ठीक है। एक अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर आपको उम्मीद है पता होगा। अमीनो एसिड में क्या होता है, एक कार्बन होता है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की जितनी भी वैलेंसी होती है उसके अंदर उतने बॉन्ड होते हैं, तो 4 बॉन्ड मैंने बना दिया। एक तरफ हाइड्रोजन होता है, दूसरी तरफ कार्बोक्सिलेट आयन होता है, तीसरी तरफ इसके अमोनियम आयन होता है, अगर ये अमीनो एसिड फ्री फॉर्म में है और आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे है तब ये कंडीशन होगी। और चौथी तरफ इसका जो चौथा बॉन्ड होता है वहाँ पे आर ग्रुप होता है। ये आर ग्रुप क्या क्या हो सकता है ये सब मैंने अच्छे से बता रखा है। ये CH3 हो सकता है, ये C2H5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अलग अलग अमीनो एसिड्स में ये अलग अलग होता है। मतलब ये आर ग्रुप अमीनो एसिड कौन सी होगी उसको डिटरमाइन करता है, डिटर्मिनेटिव फैक्टर है, ठीक है। द आर ग्रुप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है। तो व्हेन 2 अल्फा कार्बन एग्जिस्ट अपॉन द सेम प्लेन, then their R group also exists upon the same plane, due to which it leads to the more and more repulsion force। समझ में आ रही ना, जब दोनों सेम प्लेन पे हैं तो इनके R ग्रुप भी सेम प्लेन पे होंगे, सेम प्लेन पे होंगे। सेम प्लेन पे होने के कारण उनके बीच में जो दूरी होगी, डिस्टेंस जो होगी वो कम होगी। डिस्टेंस कम होगी तो रिपल्सन फोर्स ज़्यादा होगा। क्यों होता है रिपल्सन फोर्स, क्योंकि आर ग्रुप के पास अपने इलेक्ट्रॉन होते हैं। आर ग्रुप के पास क्या है, अपने कुछ इलेक्ट्रॉन है। C2H5 के पास क्या है, अपने कुछ इलेक्ट्रॉन है। जैसे यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 15 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ये एक क्लाउड बना लेते हैं। तो एक इनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड, एक इनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज, माइनस माइनस चार्ज एक दूसरे को रिपल करेंगे, तो ये रिपल करते हैं। रिपल करने के कारण ये यहाँ से मूव कर गया। मान लेते हैं ये कार्बन अगर मूव करेगा, मेरी बात को ध्यान से समझो, ये है ऐसे, और अगर ये मेरी फिंगर मूव करेगी, जिस फिंगर से मैंने पकड़ रखा है इस पर्टिकुलर स्केच को, तो ये क्या, ये जो इसका कैप है वो नहीं मूव करेगा, करेगा। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है। कैप मूव करेगा। हमने कैप को नहीं मूव कराया, हमने फिंगर मूव कराया, जिसके कारण कैप मूव हुई है, क्लियर। अब अगर यहाँ से कार्बन मूव करेगा तो कार्बन के मूव कर जाने के, कार्बन यहाँ से मूव कर गया तो ये आर ग्रुप भी मूव हो जाएगा। तो आर ग्रुप मूव हो जाने से क्या हो जाएगा, दोनों के बीच की डिस्टेंस बढ़ गई। डिस्टेंस बढ़ गई तो रिपल्सन घट गया, स्टेबिलिटी बढ़ गई, क्लियर। तो जब सिस क्या होता है, जब 2 अल्फा कार्बन सेम प्लेन पे होते हैं तो उसको सिस बोलते हैं। और अगर 2 अल्फा कार्बन डिफरेंट प्लेन पे होते हैं, एक एबव द प्लेन, देखो भैया, और एक बिलो द प्लेन, इसको प्लेन मान लो, एक एबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन, 2 अलग अलग प्लेन पे हो तो उसको ट्रांस बोलते हैं। ट्रांस में मैंने खुद ही बताया, जब ट्रांस होता है तो दूरी बढ़ गई, स्टेबिलिटी बढ़ गई, रिपल्सन घट गया। तो होगा क्या, जब ज़्यादा स्टेबल है इसलिए इसकी एग्जिस्टेंस ज़्यादा है। जो ज़्यादा पाया जाता है उसकी एग्जिस्टेंस ज़्यादा होती है, या बोल सकते हो जो ज़्यादा स्टेबल होता है, गलत बोल दिया मैंने, जो ज़्यादा स्टेबल होता है उसकी एग्जिस्टेंस ज़्यादा होती है, क्लियर। तो इसकी एग्जिस्टेंस बहुत ज़्यादा 99.95%, मतलब ये इसके आगे बहुत छोटा सा फ्रैक्शन है, क्लियर। बहुत ही रेयर केसेस में सिस पाया जाता है, बाकी ट्रांस ही पाया जाता है। तो ये मैंने एक नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाकर दिखाया है प्रोलीन का। प्रोलीन में दिखाया जा रहा है एक अल्फा कार्बन यहाँ पर है, कोई एक अमीनो एसिड है, और ये प्रोलीन का अल्फा कार्बन, दोनों एक ही प्लेन पे हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, ये कार्बन मूव कर गया अल्फा, तो जिसके कारण ये यहाँ पे आ गया। अब ये अलग, एक ऊपर एबव द प्लेन हो गया और एक बिलो द प्लेन आ गया अल्फा कार्बन, क्लियर। ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, इसको ऐसे से मान लेते हैं प्लेन, प्लेन ये है। अब ये नीचे भागा तो प्लेन के ये ऊपर है, ये नीचे आ गया, ट्रांसफॉर्म हो गया। अब हुआ क्या, अब देखो धीरे धीरे मूव करने जा रहे हैं हम लोग सेकेंडरी स्ट्रक्चर की तरफ। सेकेंडरी स्ट्रक्चर और प्राइमरी स्ट्रक्चर में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर में बहुत सारी दिक्कतें ये आती हैं कि प्राइमरी स्ट्रक्चर की गिब्स फ्री एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है, गिब्स फ्री एनर्जी पर्टिकुलर कंपाउंड की वो एनर्जी होती है जिससे वो वर्क कर सकता है। कंपाउंड आप लोग नहीं समझ पाओगे, ऐसे समझते हैं, आपके अंदर वो एनर्जी की मात्रा जिससे आप वर्क कर सकते हो, ठीक है। आप लोग के अंदर वो एनर्जी की मात्रा जिससे आप वर्क करते हो उसको बोलते हैं फ्री एनर्जी। जब आपके अंदर फ्री एनर्जी खत्म हो जाती है तो आपके अंदर थक जाते हो, बहुत थक जाते हो, ठीक है, बहुत थक जाते हो। और फिर आप रिचार्ज होते हो, सोते होते हो, खाते पीते हो, आराम करते हो, फिर एनर्जी बनती है,
बोल सकते हो स्टोर होती है, फिर काम करते हैं, ठीक है। लेकिन जिस समय आप सोने लगते हो, जिस समय आपके अंदर बिल्कुल एनर्जी अब बची नहीं है काम करने की, ऐसा नहीं कि आपके अंदर काम करने की एनर्जी नहीं बची है, ऐसा नहीं कि आपके अंदर एनर्जी नहीं बची है। क्या उस समय आप सांस नहीं ले रहे हो? क्या उस समय आपका हार्ट पंप नहीं कर रहा है? क्या आपके बॉडी में प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट नहीं है? शरीर पे मांस नहीं लगा हुआ है? सब है। एक डेड बॉडी भी है, उसके अंदर भी एनर्जी है, उसको भी जलाया जाता है तो उससे भी धुआं निकलता है, केमिकल एनर्जी है, ठीक है। तो जितना काम करने की एनर्जी है उसको बोलते हैं फ्री एनर्जी। इसको गिब्स ने बताया, इसलिए गिब्स फ्री एनर्जी। बहुत लोगों को गिब्स फ्री एनर्जी का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर रहता है, बस इतना याद कर लो, काम करने के लिए जो भी एनर्जी का अमाउंट होता है उसको गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा और भी बहुत तरह की एनर्जी होती है, अभी थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे और अच्छे से जानेंगे। गिब्स फ्री एनर्जी जब बहुत ज़्यादा होती है तो वो अनस्टेबल होता है, वो स्टेबल नहीं होता है। जो बहुत ज़्यादा उछल कूद इधर उधर मचाए रहता है वो ज़्यादा स्टेबल नहीं है, वो थक जाएगा थोड़ी देर बाद, अभी थक जाएगा तो फिर से, बात समझ में आ रही कि नहीं, चुपचाप लेट जाएगा आराम से, तो अनस्टेबल है। और इसके अलावा इस जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है उसके अंदर गिब्स फ्री एनर्जी हाई होती है, अनस्टेबल होता है, और लो नंबर ऑफ वीक इंटरैक्शन, उसके अंदर वीक इंटरैक्शन जो होते हैं उनका नंबर बहुत ही कम रहता है। वीक इंटरैक्शन कम होता है। अब इसके कारण ये हो क्या रहा है, ओवरऑल ये अनस्टेबल हो रहा है, और इसको होना है स्टेबल। तो हमने बोला है प्राइमरी सेकेंडरी क्यों कन्वर्ट होता है, एक बात आपको पता चल गई कि स्टेबल होने के लिए। कैसे होता है वो सेकेंडरी वाले में भी समझेंगे, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो गिब्स फ्री एनर्जी लो, वीक इंटरैक्शन हाई, स्टेबिलिटी भी हाई। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? स्टेबिलिटी भी इसकी हाई हो जाएगी। जब गिब्स फ्री एनर्जी लो हो जाएगी, वीक इंटरैक्शन का नंबर बढ़ जाएगा, खूब सारा वीक इंटरैक्शन का मतलब यहाँ पे वंडरवाल फोर्सेस की बात हो रही है, हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस की बात हो रही है, ये सब वीक इंटरैक्शंस है। इनका नंबर बढ़ जाएगा तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। स्टेबिलिटी बढ़ जाने से अब ये स्ट्रक्चर जो डेराइव हो रहा है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर डेराइव हो रहा है। तो उम्मीद है आप लोगों का जो बेस है वो बन चुका है कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता क्यों है। अभी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो बची हुई है, अभी हम लोग जानेंगे कि ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर के लिए ये मैंने क्या बनाया और इसके थ्रू कैसे हम लोग पढ़ेंगे कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसे बनता है, कैसे बनता है, क्यों बनता है, क्लियर हुआ, कैसे बनता है वो जानेंगे। अल्फ़ा हेलिक्स को, इसी के थ्रू हम लोग अल्फ़ा हेलिक्स को बना करके देख लेंगे, हेलिकल पैरामीटर्स को क्लियर करेंगे। तो बहुत सारा टॉपिक अभी बचा होता है। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आप ध्यान दीजिए भैया, देखिए अब इस तरह से इसके थ्रू हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं। ये यहाँ पर जो मैंने ये जो भी पेंट यहाँ पे लगा हुआ है, इस पेंट को हम लोग एक अमीनो एसिड मान के चलेंगे। सब ये भी पेंट पे अमीनो एसिड है, ये भी अमीनो एसिड, ये भी अमीनो एसिड, और ये अमीनो एसिड का क्या है, अल्फ़ा कार्बन है, अल्फ़ा कार्बन, अल्फ़ा कार्बन, अल्फ़ा कार्बन। अब ये जो साइड में चेन निकली है सब पे है, लेकिन मैं सब पे दिखा नहीं पाया हूँ, सब पे है, ठीक है। हम बस 3 पे दिखा रहे हैं क्योंकि उतने से ही काम हम लोगों का हो जाएगा। चलिए तो देखते हैं यहाँ पर बात क्या हो रही है कि अब मान लेते हैं कि ये एक अमीनो एसिड है, इमेजिन करिए आप खुद, ये एक अमीनो एसिड है और ये अमीनो एसिड है। अब इसके बीच में अगर डाइसल्फाइड बॉन्ड बनेगा तो यहाँ से यहाँ का सल्फ़र एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा तो ये अमीनो एसिड देखिए यहाँ से यहाँ के बीच में फोल्डिंग होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो इससे हुआ क्या, जो प्रोटीन की चेन थी वो फोल्ड हो गई। एक तो फोल्ड होने का कारण डाइसल्फाइड बॉन्ड है। अब इसी को हम लोग समझ लेते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनता है, C डबल बॉन्ड O किसी का कहीं पर है, ठीक है, और इधर NH। अब इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। तो अब यहाँ पर भी ऐसे समझ लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ वाली अमीनो एसिड और यहाँ वाली अमीनो एसिड के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड लग रहा है। तो होगा क्या, एक तो हम लोगों ने देखा फोल्डिंग के कारण समझ ले, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक तो डाइसल्फाइड बॉन्ड, दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड। अब यहाँ से यहाँ के बीच में अट्रैक्शन लगेगा तो ये फोल्ड ले लेगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये फोल्ड ले लेगा, क्लियर। तो एक फोल्डिंग का ये कारण हो गया। फोल्डिंग पढ़ने जा रहे हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब देखो फोल्डिंग पढ़ेंगे, जब ये बॉन्ड बन जाएगा तो बॉन्ड के बनने से गिब्स फ्री एनर्जी कम हो जाती है, ध्यान रखिएगा। और मैंने अभी इससे पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर में बताया था कि प्राइमरी स्ट्रक्चर सेकेंडरी स्ट्रक्चर इसलिए बन रहा है क्योंकि गिब्स फ्री एनर्जी बहुत ज़्यादा है, अनस्टेबल है वो, ठीक है। गिब्स फ्री एनर्जी बहुत ज़्यादा है, अनस्टेबल, और वीक इंटरैक्शंस का नंबर भी कम है, ठीक है। वीक इंटरैक्शंस का भी देख लेते हैं। अब ये प्राइमरी स्ट्रक्चर के बाद में अगर ये मान लेते हैं ये पर्टिकुलर प्रोटीन पोलर इन्वायरमेंट में गया, ठीक है। अब पोलर इन्वायरमेंट में गया तो पोलर इन्वायरमेंट में जाने के कारण ये R ग्रुप है, और जो पोलर इन्वायरमेंट है मान लेते हैं वाटर, ठीक है, वहाँ पर ये गया तो R ग्रुप और वाटर के बीच में एक
फोर्स डेवलप होता है जिसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। आर ग्रुप को हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, आर ग्रुप क्या है, आर ग्रुप हो गया आपका कोई एरोमेटिक ग्रुप, ठीक है, कोई एक एरोमेटिक ग्रुप हो गया, जैसे एरोमेटिक अमीनो एसिड्स को हम लोग देखते हैं। या हो सकता है कि आर ग्रुप में कोई एक आर ग्रुप किसको रिप्रेजेंट कर रहा हो, को किसी एक पोलर अमीनो एसिड का हो। पोलर अमीनो एसिड कौन से हमने बताया था, पॉजिटिवली या निगेटिवली चार्ज, जैसे कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था एस्पार्टिक एसिड, ठीक है। तो अब अगर एस्पार्टिक एसिड वाटर के साथ में होगा तो वाटर है पोलर और एस्पार्टिक एसिड भी पोलर, तो यहाँ पर एक और फोर्स डेवलप हुआ, हाइड्रोफिलिक फोर्स। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है। तो इस तरह से कई सारे फोर्स डेवलप हो रहे हैं। और देखते हैं और क्या डेवलप होने जा रहा है, ये आर ग्रुप और ये आर ग्रुप, इन दोनों के बीच में रिपल्सन लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि इनका अपना कुछ इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और इनका अपना कुछ इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। तो अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ पर भी है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ पर भी है, तो दोनों के बीच रिपल्सन लगेगा। रिपल्सन को कम करने के लिए क्या करना होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को शिफ्ट होना पड़ेगा, दूर जाना पड़ेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, चलिए यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। देखते रहिए कैसे हम लोग जानेंगे अभी कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसे बन रहा हो, कैसे अल्फा हेलिक्स भी बिल्कुल रट जाएगा। आपको कुछ भी रटने लायक नहीं है, सिर्फ एक मूवी की तरह चल रहा है, बिल्कुल एनिमेशन, और उसको आप लोग को देखना है। दूरी बढ़ गई, दूरी बढ़ गई, रिपल्सन घट गया, स्टेबिलिटी बढ़ गई। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें, रिपल्सन बढ़ गया मान लेते हैं। और हम लोगों ने क्या सीख लिया, एक चीज़ और यहाँ पर सीखी कि रिपल्सन फोर्स को कम किया है किसने, आर ग्रुप ने। रिपल्सन फोर्स ने को कम कर दिया है आर ग्रुप ने, तो ये भी एक काम हुआ यहाँ पर। इसके अलावा और क्या हो सकता है, हाँ, रिपल्सन फोर्स को कम कर देने का मतलब होता है स्टीयरिक हिंड्रेंस। स्टीयरिक हिंड्रेंस का मतलब समझ रहे हो, स्टीयरिक हिंड्रेंस का मतलब ये है कि ये ऊपर से लाइट आ रही है, फोकस, ये फोकस आ रहा है ऊपर से, ये ऊपर से फोकस लाइट आ रही, ठीक है। अगर हम यहाँ पर ऐसे हाथ लगा देंगे तो इसके जो नीचे वो अंधेरा हो गया, इसने क्या कर दिया, इसके पाथ में, ये ऊपर से आने वाली लाइट के पाथ में क्या कर दिया, हिंड्रेंस ला दिया, रोक दिया, बाधा उत्पन्न कर दी। इसको बोलते हैं स्टीयरिक हिंड्रेंस, ठीक है, या शील्डिंग इफेक्ट, शील्ड कर लिया इसको, ऊपर से आने वाली लाइट को इस हाथ ने क्या कर दिया, शील्ड कर लिया, इसको शील्डिंग इफेक्ट। तो शील्डिंग इफेक्ट को भी कम किया जा रहा है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, शील्डिंग इफेक्ट को भी यहाँ पर क्या किया जा रहा है, कम किया जा रहा है। और चीज़ें हम लोग देख लेते हैं अभी। तो इन सब चीज़ों के कारण क्या हुआ, अब देखो एक बात और समझ लेते हैं। जब हाइड्रोफोबिक आर ग्रुप, जब हाइड्रोफोबिक फोर्स डेवलप करता है तो आर ग्रुप में क्या करता है, कोशिश करता है वो वाटर से दूर भागे। फोबिक है ना, फोबिया मतलब होता है डर लगना, चिढ़ना किसी चीज़ से, तो चिढ़ेगा तो उससे दूर भागेगा, दूर भागेगा। तो जब मान लेते हैं कि ये कोई प्रोटीन है, ऐसे नॉर्मल ये प्रोटीन हो गया, इसके अंदर आर ग्रुप है, तो जो आर ग्रुप वाटर से चिढ़ रहे होंगे, वाटर से डर रहे होंगे, वो अंदर आ जाएंगे कोर में, यहाँ पे, ठीक है। जो आर ग्रुप वाटर से चिढ़ रहे होंगे वो कहाँ पर आ जाएंगे, वो आ जाएंगे यहाँ पे, ऐसे कोर में आने की कोशिश करेंगे अंदर की तरफ, ठीक है। मान लेते हैं कि बॉल, टेनिस की बॉल, टेनिस की बॉल जो है वो प्रोटीन है, प्रोटीन से बना हुआ है या अमीनो एसिड्स का बना हुआ है, और उसके सरफेस पे आर ग्रुप है, ऊपर की तरफ बॉल की ऊपर की तरफ आर ग्रुप है, और बॉल के अंदर की तरफ भी आर ग्रुप है। जो बॉल जब फूट जाती है ना तो अंदर से खोखली होती है, अंदर भी आर ग्रुप है। तो अंदर की तरफ आर ग्रुप कौन होंगे, और वो बॉल कहाँ पे पड़ी हुई है, वो बॉल पड़ी हुई है आपका, वो बॉल पड़ी हुई है कहीं पानी के अंदर, तालाब में। जब तालाब के अंदर है तो वो बॉल में क्या होगा, आर ग्रुप जो वाटर से डर रहे होंगे, हाइड्रोफोबिक वाले होंगे, वो अंदर भाग जाएंगे, और जो वाटर से लविंग होंगे, जो पोलर होंगे, वो बाहर आ जाएंगे सरफेस पे। तो इस तरह से आर ग्रुप का अरेंजमेंट हो गया। इन सारे अरेंजमेंट के कारण, ठीक है, अभी बताया इनके इनके अट्रैक्शन के कारण फोल्डिंग हुआ, या हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण फोल्डिंग हुआ, आर ग्रुप का अंदर भाग जाना, अंदर की तरफ भाग जाना, या बोल सकते हो हाइड्रोफिलिक फोर्स लगना, कुछ आर ग्रुप का बाहर की ओर आ जाना, प्लस इन दोनों के बीच में रिपल्सन लग जाना। ये कई सारे फिनोमिना जनरेट होते हैं। ये कई सारे फिनोमिना जनरेट हो जाने के कारण क्या होता है कि पर्टिकुलर प्रोटीन की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। स्टेबिलिटी बढ़ जाने से क्या होता है, वो स्ट्रक्चर कन्वर्ट हो जाता है सेकेंडरी में, ठीक है। अभी सुपर स्टेबल नहीं हुआ है, सेकेंडरी में चेंज हुआ। कुछ प्रोटीन इसी सेकेंडरी स्ट्रक्चर पे ही फंक्शनल हो जाती हैं, कुछ प्रोटीन सेकेंडरी स्ट्रक्चर पे भी फंक्शनल नहीं होती, उसको और ज़्यादा अभी फोल्डिंग चाहिए, तो वो टर्सरी पे स्ट्रक्चर पे स्टेबल हो जाती है। हालांकि सेकेंडरी स्ट्रक्चर से बहुत ढेर सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। अब देखिए समझने जा रहे हैं अल्फा हेलिक्स क्या होता है। बोला जा रहा है अल्फा हेलिक्स क्या होता है। ये देखिए यहाँ पर ये कार्बन, सब अल्फा कार्बन है, और ये जो साइड में निकले हुए हैं, ये साइड में क्या निकले हुए, आर ग्रुप।
तो एक कार्बन 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 की एक चेन है, सॉलिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, ये बैकबोन बना रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या होगा, जो साइड चेन होगी वो बाहर की ओर होगी। अब इसने क्या किया, ये कई सारे अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स लग जाने के कारण ये चेन, ठीक है, रटना बिल्कुल नहीं पड़ेगा, ये चेन क्या होगी, कुछ हेलिकल मैनर में, थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, थोड़ा सा सब्र करना है। चलिए समझते हैं, ऐसे कुछ ऐसे, ये देखिए, अब ये बन गया हेलिक्स, क्लियर, ये हेलिक्स। इसमें जो आर ग्रुप है ये बाहर की ओर प्रोट्रूड रहता है, बाहर की ओर निकला रहता है, हेलिक्स के अंदर नहीं। ये आर ग्रुप कहाँ है, बाहर की ओर है। ये आर ग्रुप कहाँ है, बाहर की ओर है भैया, बाहर की। ये देखिए हेलिक्स के बाहर की तरफ आर ग्रुप है। अब ये आर ग्रुप यहाँ भी हो सकता है, ये आर ग्रुप थोड़ा इधर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, लेकिन हेलिक्स के अंदर नहीं होगा। ये हेलिक्स बना किससे है, ये हेलिक्स किससे बना हुआ है, ये हेलिकल स्ट्रक्चर बना हुआ है केवल कार्बन की बैकबोन से, अल्फा कार्बन की बैकबोन से। ये क्यों बना है, जब ये ऐसे हो गया, जब ये हेलिक्स स्ट्रक्चर बन गया तो पता चला ये और ये वाला अमीनो एसिड, बीच में कई सारे गैप हैं, देखो एक, ध्यान दो, एक दो, थोड़ा सा इमेजिनेशन पावर आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, यहाँ पर बिल्कुल फील हो जाएगा अल्फा, यहाँ पर अल्फा हेलिक्स वाला स्ट्रक्चर। मान लेते हैं इनके और इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स एक और जनरेट हो गया पास पास आ जाने के कारण, उसको हम लोगों ने बोल दिया क्या, उसको हम लोगों ने बोल दिया हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। खूब अच्छे से इमेजिन करेंगे, ठीक। अब ये बन गया हेलिक्स, हेलिक्स में ये पूरा हेलिक्स बन गया, कई सारे हेलिक्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक पर्टिकुलर हेलिक्स किसको कहते हैं, जब कोई पर्टिकुलर रिंग लाइक स्ट्रक्चर जहाँ से स्टार्ट हो वहीं पे आके ख़त्म होने लगे, उसको बोलते हैं हेलिक्स, ऐसे कुछ है, ठीक है। तो ये हो गया हेलिक्स। अब देखो मान लेते हैं ये यहाँ से स्टार्ट हुआ 360 डिग्री, कितना 360 डिग्री, यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये ऐसे ऐसे घुमा 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 घुमा, कुछ यहाँ पे आके ख़त्म हुआ, ठीक। तो यहाँ और यहाँ के बीच का जो कंप्लीट ये 360 डिग्री हो गया, जब 360 डिग्री पूरा घूम जाए तो उसको बोलते हैं वन हेलिक्स, ठीक है। वन हेलिक्स, क्या बोल दिया, वन हेलिक्स, ठीक है। तो अब जरा थ्योरी आपकी लगभग कंप्लीट हो गई, ध्यान देते हैं। हेलिकल रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है फॉर्म बाय बैकबोन ऑफ चेन। बैकबोन ऑफ चेन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीन ऑफ बैकबोन ऑफ चेन, अ चेन विच कंसिस्ट ऑफ अल्फा कार्बन एंड कार्बोनिल ग्रुप एंड NH ग्रुप, whereas the side chain represent by this type of structure, okay। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, साइड चेन प्रोट्रूडेड आउटसाइड, हेलिक्स के बाहर की तरफ। तो अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करते हैं तो बोला जा रहा है कि हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म बिटवीन NH एंड CO ऑफ मेन चेन। जो भी मेन चेन थी, जो भी बैकबोन चेन थी अल्फा कार्बन, ठीक है, उसमें अल्फा कार्बन में कैसे क्या होता है जरा देख लेते हैं। यहाँ पर कार्बन, फिर N या C डबल बॉन्ड O, फिर अगला N और H, फिर C डबल बॉन्ड सॉरी कार्बन अल्फा कार्बन, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर NH, फिर C अल्फा कार्बन, फिर C डबल बॉन्ड O, ऐसे कहानी चलती रहती है, ठीक है। यहाँ पे अल्फा कार्बन क्या है, अमीनो एसिड की साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है पर्टिकुलर। तो बोला जा रहा है कि इसका C डबल बॉन्ड O और चौथे कार्बन पे फोर्थ रेसिड्यू, चौथे अमीनो एसिड क्या NH, दोनों आपस में क्या करते हैं, दोनों आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। अगर इस स्ट्रक्चर में देखते हैं तो इस स्ट्रक्चर में मान लेते हैं कि क्या है, यहाँ पर ये पर्टिकुलर मान लेते हैं कि कोई एक अल्फा कार्बन हो गया। मैंने बोला था हर यहाँ पर डार्क स्ट्रक्चर जो भी दिखाया जा रहा है वो अल्फा कार्बन है, तो ये कोई अल्फा कार्बन हो गया, ठीक है। इसके बाद इसका फोर्थ रेसिड्यू कौन सा होगा, ये फर्स्ट होगा इसका, ये इसका सेकेंड होगा, इसका थर्ड होगा, इसका फोर्थ होगा, इसका फोर्थ। तो इसका यहाँ पर NH और इसका फोर्थ वाला कौन, CO, ध्यान रखना है, स्टेटमेंट अपोजिट कर देते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट और ये फोर्थ, यहाँ और यहाँ, सेकेंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। यहाँ पे हो गया फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ, ठीक है। यहाँ और यहाँ के बीच में क्या बन जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है।
ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाने से क्या होता है, और स्टेबिलिटी आ गई। मैंने बोला ना, अट्रैक्शन जितना ज़्यादा इंटरैक्शन बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा, स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है, एक चीज़ और देख लेते हैं, हेलिक्स बन जाने से स्टेबिलिटी, हाइड्रोजन बॉन्ड तो बना, लेकिन जब हेलिक्स के फॉर्म में हाइड्रोजन बॉन्ड बना तो और ज़्यादा स्टेबिलिटी आई। क्यों आई? अब इमेजिन करो, यहाँ पे और यहाँ के बीच में जो बॉन्ड बना है उसकी लेंथ कुछ इमेजिन कर लो, कुछ भी मान लो, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर मान लो। लेकिन अगर इसी चेन को हम लोग स्ट्रेच कर दें, खींच दें, तो बताओ खींच देने पे इनके और इनके बीच की दूरी बढ़ जाएगी। जब दूरी बढ़ जाएगी तो हाइड्रोजन बॉन्ड की लेंथ भी बढ़ जाएगी। जब लेंथ बढ़ जाएगी, हो सकता है इतनी ज़्यादा लेंथ हो जाए कि बॉन्ड बने ही ना, और अगर बनेगी भी, बॉन्ड बनेगा भी, तो बॉन्ड लेंथ बहुत ज़्यादा होगी, और बॉन्ड लेंथ अगर बहुत ज़्यादा होगी तो स्टेबल नहीं रहेगा। बोलो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पर जो फोर्थ लिखा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है। फोर्थ का लिखने का मतलब यहाँ पर इनका सीधा ये रहा है कि शुरुआत में 3 जो रेसिड्यू है उनका गायब रहता, चौथे पे बनता। मतलब अगर इसकी बात करें हम लोग, इसने इसके साथ बनाया है, तो ये किसके साथ बनाएगा? इसका फोर्थ कौन होगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ये बोलो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? फिर ये किसके साथ बनाएगा? ओवरऑल ऐसे जब हम लोग इमेजिन करना, इस बात को सोचना थोड़ी देर, ऐसे ही अगर हम लोग एक लंबी सी चेन ले तो 4 जो रेसिड्यू होंगे वो बॉन्ड नहीं बना पाएंगे। तो मान लेते हैं अगर 100 अमीनो एसिड की चेन है तो इसमें कितने बॉन्ड बना पाएंगे? 96। तो कितने बॉन्ड बनेंगे? 96 बनेंगे। ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि इतनी लंबी सी चेन है, उसमें इतने बॉन्ड, बताओ कितने बॉन्ड होंगे। जैसे 100 अमीनो एसिड की चेन है तो उसमें कितने बॉन्ड बनेंगे? बोला जा रहा है 116 अमीनो एसिड की चेन है तो उसमें कितने बॉन्ड बनेंगे? 4 माइनस कर देना है। अगर उसका कन्फर्मेशन कैसा है? अल्फा हेलिक्स। अगर कोई और है, 310 है, ठीक है, पाई हेलिक्स है, तो वो अलग होगा, वो अभी आगे सीखते जाएंगे। यहाँ पे 2 एक साथ चीज़ सीख रहे हैं, स्ट्रक्चर भी पढ़ रहे हैं और स्ट्रक्चरल पैरामीटर भी पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन खूब आते हैं आप लोग, अभी जब आंसर लगाना शुरू करोगे धीरे धीरे तो आपको बात समझ में आने लगेगी। दूसरी चीज़ बात बोला, हेलिक्स राइज 1.5 एंगस्ट्रॉम, मतलब 2 हेलिक्स के बीच की जो दूरी होती है, सॉरी 2 हेलिक्स नहीं, ठीक है, हेलिक्स राइज कितना हो रहा है? 1.5 एंगस्ट्रॉम का हो रहा है। 2 अमीनो एसिड्स के बीच की जो डिस्टेंस हो रही है उसको हम लोग बोल रहे हैं हेलिक्स राइज, मतलब ये और एक ये, इनके बीच की दूरी कितनी है? 1.5 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब देखो एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, और इतना पार्ट जो है, इतना पार्ट जो है वो टर्न ले रहा है, इतना पार्ट, ध्यान से देखना है भैया बात को। ठीक है, यहाँ से यहाँ के बीच में टर्न ले रहा है ना, यहाँ पे एक, यहाँ पे है, और सब थोड़ा सा टर्न ले लिया, घूम गया है, टर्न हो रहा है। कितना टर्न हो रहा है? 100 डिग्री टर्न हो जाता है, 100 डिग्री टर्न हो जाता है। और मैंने बताया एक हेलिक्स कितने डिग्री का होता है? एक हेलिक्स 360 डिग्री का होता है। मतलब अगर 200 डिग्री हो जाए तो कितने रेसिड्यू आ जाएंगे? 2 आ जाएंगे। 100 पे 1 रेसिड्यू आ रहा है, 200 पे 2 रेसिड्यू, 300 पे 3 रेसिड्यू, 400 पे 4 रेसिड्यू। लेकिन 300 1 हेलिक्स में कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो 300 डिग्री पे 3 रेसिड्यू थे, 400 डिग्री पे 4 रेसिड्यू थे, तो 360 डिग्री पे कितने रेसिड्यू है? 3.6। रटना है? नहीं रटना है। 2 बातें याद रखनी है, दोनों के बीच की डिस्टेंस याद रखनी है 1.5 एंगस्ट्रॉम। क्लियर? दोनों के बीच की डिस्टेंस याद रखनी है 1.5 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और जब दो एडजेसेंट अमीनो के बीच में, 2 एडजेसेंट अमीनो एसिड के बीच में टर्न कितना डिग्री का हुआ? 100 डिग्री बस। ठीक है, तो एक हेलिक्स में कितने रेसिड्यू हो गए? 360। अब हमको बताओ कि यहाँ से एक हेलिक्स, मान लेते यहाँ से यहाँ के बीच में था, एक हेलिक्स में कितनी दूरी चली? 2 ने तो 1.5 चला, ठीक है, 2 के बीच में 1.5 है, 3 के बीच में, तो 3.6 के बीच में कितना रहेगा? 1 हेलिक्स में कितना रहता है? 3.6। तो 3.6 के बीच में कितना रहेगा? 1 में कितना रहता है? 1.5। तो 3.6 के बीच में कितना रहेगा? 1.5 मल्टीप्लाई बाई 3.6। बोलिए 1.5 मल्टीप्लाई बाई 3.6, इसको बोल दिया गया 5.4। रटना है? नहीं रटना है। इसको बोलते हैं हेलिक्स पिच। हेलिक्स पिच क्या होती है समझ गए? हेलिक्स राइज क्या होता है? 2 अमीनो एसिड के बीच के डिस्टेंस एडजेसेंट, हेलिक्स राइज, उनके बीच में जो टर्न आ रहा है उसको टर्न पर रेसिड्यू। ठीक है, रेसिड्यू पर हेलिक्स, एक हेलिक्स में कितने रेसिड्यू आ रहे हैं वो भी नहीं रटना, 3.6 होगा, क्योंकि एक हेलिक्स में 360 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, पूरा कंप्लीट सर्किल। ठीक है, हेलिक्स पिच कितना होता है? हेलिक्स पिच का मतलब क्या होता है? पूरे हेलिक्स में कितने दूरी तय कर रहा है। तो 2 अमीनो एसिड में 1.5, तो 3.6 कितने करेगा? 1.5 मल्टीप्लाई बाई 3.6 इक्वल टू 5.4 लिख रखा है, सब लिख रखा है। ये पूरा नोट्स मैं अपने जो टेलीग्राम ग्रुप साइंटिफिक बाई कुलदीप सोनी जो है टेलीग्राम एजुकेटर ग्रुप, उस पर मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो ये नोट्स की फ़ोटो भी मैं दे दूंगा वहाँ पर।
इसके बाद और चीज़ें देखते हैं क्या बोला जा रहा है, सेंस, हेलिक्स सेंस। अब जब मैंने इसको घुमाया था तो घुमाने का जो एंगल है वो ऐसे भी घुमा सकता था क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज भी। तो जो क्लॉकवाइज होता है उसको बोलते हैं राइट हैंडेड सेंस, अगर एंटी क्लॉकवाइज होता है तो उसको बोलते हैं लेफ्ट हैंडेड सेंस। क्लियर? तो राइट हैंडेड भी होता है और लेफ्ट हैंडेड भी होता है। राइट हैंडेड जो होता है वो मोस्ट कॉमन है ड्यू टू द लेस स्टेरिक क्लैश। स्टेरिक इंटरेस्ट मैंने बता रखा था, ठीक है। राइट हैंडेड होने पर स्टेरिक क्लैश जो होता है, ठीक है, जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो कम होता है। शील्डिंग इफेक्ट कम हो जाने से जो बोल सकते हो कि स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा हो जाती है। ये इसलिए राइट हैंडेड कॉमन है, स्टार भी लगा हुआ है यहाँ पर। जबकि लेफ्ट हैंडेड जो होता है वो बहुत ही रेयर है, बहुत ही रेयर है। केवल 1 to 2% ऑफ नॉन ग्लाइसिन रेसिड्यू प्रोटीन, जो नॉन ग्लाइसिन रेसिड्यू प्रोटीन है वहाँ पर कुछ देखने को मिलता है। 1 to 2%, मतलब मैक्सिमम यही देखने को मिलता है। और एक चीज़ और बताई थी, जो मैक्सिमम कन्फर्मेशन है अमीनो एसिड का वो कौन सा देखने को मिलता है, वो ट्रांसफॉर्म देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ऑकरेंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो ऑकरेंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो कंटेंट 0% to 100%। ठीक है, सेकेंडरी अमीनो इस टाइप का स्ट्रक्चर, मतलब अल्फा हेलिक्स किसी भी पर्टिकुलर प्रोटीन में 0% से 70% तक अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर भी हो सकता है। और भी कई तरह के स्ट्रक्चर होते हैं ना, मान लेते हैं थोड़ा सा अल्फा हेलिक्स पार्ट है, थोड़ा सा बीटा शीट है, तो कुछ में होगा कि कुछ प्रोटीन होगा इसमें अल्फा हेलिक्स ही नहीं, कुछ में होगा 100% तक भी अल्फा हेलिक्स हो सकता है। तो कुछ एग्जांपल देने की कोशिश की गई है, जैसे कि 75% इन फेरेटिन। फेरेटिन के केस में अगर हम लोग बात करते हैं तो 75% देखने को मिल रहा है। ठीक है, फेरेटिन क्या है, आयरन स्टोरिंग है। थोड़ा सा मैंने इन्फॉर्मेशन भी और भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दी है, तो बहुत सारी चीज़ें मैं एडिशनल बोल रहा हूँ इसलिए नोट्स बनाते चलिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमको फेसबुक पर मैसेज करते हैं और नोट्स की फ़ोटो भेजते हैं, बहुत अच्छा लगता है देख करके वो सब चीज़ें। ठीक है, हैव सिंगल हेलिक्स। ठीक है, इनमें केवल एक ही हेलिक्स, मतलब ये पूरा सिंगल हेलिक्स और हेलिसेस में अंतर समझ लीजिए। ये पूरे की अगर बात करी जा रही है ऐसा कोई स्ट्रक्चर तो इसको हेलिसेस बोल सकते हो, और केवल एक 360 की बात करी जा रही हो तो हेलिक्स बोलोगे। हेलिसेस और हेलिक्स दोनों में अंतर है। ठीक है, तो सिंगल हेलिक्स से बन रहा हुआ है। जबकि मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन, फाइब्रिन, कैरेटिन, इसमें एक से ज़्यादा, मतलब ऐसा एक और ऐसे ही सेम स्ट्रक्चर और बना हो, कई सारे मिल करके बना रहे हैं स्ट्रक्चर, तो उसको बोल रहे हैं हम लोग, कई सारे हो सकते हैं मायोसिन वगैरह में। ठीक है, अब जरा इनकी स्टेबिलिटी के टर्म में बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे। ये जो 4 चीज़ें मैंने बताई हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे खूब सारे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। और हमने आपको बता दिया सिर्फ 2 चीज़ें याद रखनी है, हेलिक्स पर रेसिड्यू हेलिक्स राइज 1.5, और टर्न पर रेसिड्यू कितना हो सकता है, टर्न पर रेसिड्यू 100 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 100 डिग्री सेल्सियस नहीं, सॉरी। ठीक है, 100 डिग्री रेसिड्यू उसी से निकल आएगा, हेलिक्स पिच भी उसी से निकल आएगा, रटना नहीं उसके लिए। ठीक है, चलिए हेलिक्स यहाँ पे रखते हैं और आगे ध्यान देते हैं। और क्या बता रहा है, और ये बता रहा है कि स्टेबिलिटी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ आर। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें और ध्यान देनी है। ठीक है, जो आर का साइज है, एल्काइल ग्रुप का साइज है, वो जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना कम स्टेबल होगा। अब आर का साइज डेंस कहाँ पे होता है, प्रोलीन में आर का साइज डेंस होता है। पढ़ाया है मैंने, रामाचंद्रन प्लॉट में पढ़ाया है। ठीक है, पहली जो सेकंड वीडियो थी मेरी, अभी तो 18 वीडियो हो गई आज, ये सब अपलोड हो जाएंगी तो और आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आर जो है प्रोलीन में बहुत बड़ा है, तो वो क्या कर रहा है, वो अनस्टेबल कर रहा है अल्फा हेलिक्स को, मतलब अल्फा हेलिक्स का ब्रेकर है। ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है रामाचंद्र प्लॉट में, मैंने ऐसा क्वेश्चन भी प्रीवियस 2019 में ही शायद आया था ऐसा क्वेश्चन CSIR नेट GRF में। तो आर जो है, आर अगर प्रोलीन वाला है तो वो अल्फा हेलिक्स के अंदर अगर वो आ गया तो अल्फा हेलिक्स को ब्रेक कर देगा। लेकिन ग्लाइसिन सबसे छोटा किसका है, ग्लाइसिन के पास है, और ग्लाइसिन जो है वो क्या करेगा, अल्फा हेलिक्स के फॉर्मेशन को प्रमोट करता है। तो साइज ऑफ आर, छोटे पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना है, सोचना है। एंड सेम चार्ज्ड अमीनो एसिड इन एडजेसेंट पोजीशन, सेम पोजीशन पे मान लेते हैं यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, और यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज, ये दोनों अमीनो एसिड के आर ग्रुप जो है पॉजिटिवली चार्ज है। एक हिस्टिडीन है, दूसरा भी हिस्टिडीन है मान लेते हैं, या दूसरा आर्जिडीन है। ठीक है, तो कौन सा अमीनो एसिड कहाँ पर होगा किसी भी प्रोटीन चेन में, वो भी एक उसके पीछे भी कंसेप्ट है। तो ये दोनों अगर अगल बगल होंगे तो ये बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये प्लस दोनों रिपल करेंगे, वो पास आने की कोशिश करेंगे, प्लस प्लस दूर कर देगा। हेलिक्स में क्या होता है, दूर से पास आने लगते हैं ना, वो सोचो, इस चीज़ को सोचना है भैया, इस तरह से स्ट्रक्चर लेवल पे सोचना है, पास आने लगते हैं तो प्लस चार्ज दूर कर देगा।
ठीक है, क्यों कर देगा सब समझ लो भैया। इससे स्टेटमेंट क्या बनाएंगे, वो दिमाग से ही तो खेलेंगे। दिमाग से क्या खेलेंगे, आपका कंसेप्ट क्लियर होगा चाहे जितना दिमाग से खेल ले। आपको अपने मोहल्ले की किसी भी गली में छोड़ दिया जाएगा, आप अपने घर पहुंच जाओगे, क्योंकि आपको एक एक रास्ता क्लियर है। भले कोई नई गली में छोड़ दिया जाए तब भी पहुंच जाओगे, क्योंकि आपको दिशा ज्ञान है। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। तो इस स्तर पे ले जा करके कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। चलिए, सेम चार्ज अमीनो एसिड, तो मतलब सेम चार्ज अमीनो एसिड जितना पास पास होंगे अल्फा हेलिक्स, उतना तो बनने के चांसेस कम हो जाएंगे। दूसरी चीज बोल रहा है, टू अपोजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड अपार्ट 3 to 4 रेजिड्यू फॉर्म साल्ट ब्रिज एंड स्टेबलाइज। अगर दो अपोजिट, यहाँ पे प्लस चार्ज है हिस्टिडीन है, और यहाँ पे निगेटिवली चार्ज है एस्पार्टिक एसिड है, मान लेते हैं यहाँ पे निगेटिवली चार्ज है, क्या हो गया एस्पार्टिक एसिड है। तो ये दोनों क्या करेंगे, 3 से 4 अमीनो एसिड के बीच में गैप है, तो दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर क्या बना लेंगे, साल्ट ब्रिज बनाएंगे। एक कॉन्सेप्ट और क्लियर हुआ, साल्ट ब्रिज कौन अमीनो एसिड बनाती है, दो पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड साल्ट ब्रिज। और दूसरी तरह सोच लो, साल्ट ब्रिज किस तरह के अमीनो एसिड के बीच में बनता है, एसिडिक और बेसिक अमीनो एसिड सेम हो जब होंगी, दोनों के जो गैप कितना हो, 3 से 4 रेसिड्यू का हो, एडजेसेंट होगी तो नहीं बनेगा, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन भी तो हो जाएगा ना, तब भी नहीं बनेगा। बैलेंस रखना है, अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों बैलेंस रखना है, बात को समझ लीजिए ध्यान से। तो टू अपोजिटली चार्ज अपार्ट 3 to 4 रेजिड्यू फॉर्म साल्ट ब्रिज। एक बात और बोल रहा है कि अगर प्रोलीन होगा तो ये साइन हमेशा इनबिट का होता है, हमारी हर वीडियो में ऐसा साइन आएगा, और ऐसा स्टैंडर्ड साइन है, ये इनिबिशन का है, ये इनिबिट करता है। प्रोलीन अल्फा हेलिक्स को इनिबिट करता है, जबकि ग्लाइसिन क्या करता है, अल्फा हेलिक्स को प्रमोट करता है। तो अल्फा हेलिक्स में हम लोगों को क्या ध्यान रखना है, ये याद रखना है। उम्मीद है पूरी फीलिंग आपको समझ में आ गई होगी। क्यों बनता है, एक बार सोचिए मन में, क्यों बनता है, स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। कैसे बनता है, बहुत सारे कारण थे, क्या क्या थे जल्दी से रिवाइज कर लीजिए। डाइसल्फाइड बॉन्ड बन जा रहा था, उसके कारण हो रहा था। हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा था, उसके कारण हो रहा था। हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन, हाइड्रोफिलिक इंटरैक्शन, हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन, हाइड्रोफिलिक इंटरैक्शन, बोलो भैया बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, हाइड्रोफिलिक इंटरैक्शन, ऐसे बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं। ठीक है, साल्ट ब्रिज बन रहा है, देखिए वो तो मैंने लिखा ही नहीं था, साल्ट ब्रिज भी बन रहा है, ऐसे बहुत सारे इंटरैक्शन लग जाते हैं, जिसके कारण वो क्या बन जाता है, अल्फा हेलिक्स बन जाता है। ठीक है, और भी क्या है, अलग अलग अमीनो एसिड के पास आर ग्रुप अलग है, आर ग्रुप अलग है तो इसकी हेलिक्स अलग बन गया। ठीक है, आर ग्रुप अलग है तो इसका हेलिक्स बन गया। हो सकता है कहीं पे आर ग्रुप कुछ और हो, कुछ और हो तो ये हेलिक्स ना बनाए, बल्कि ये काय में चेंज हो जाए, जिगजैग मैनर में चेंज हो जाए। किस में चेंज हो जाए, ये किस में चेंज हो जाए भाई, जिगजैग मैनर में। ऐसे कुछ ऐसे, फिर ऊपर फिर नीचे, इसको हम बनाएंगे अच्छे से बना के लाएंगे। ठीक है, इस तरह से जिगजैग मैनर में चेंज हो जाए। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बीटा प्लीटेड शीट। ये पैरेलल भी हो सकती है या एंटी पैरेलल भी हो सकती है। तो नेक्स्ट वीडियो में ऐसे कुछ स्ट्रक्चर मैं सोचूंगा, बना लूँगा, और उसको फिर मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, जल्द से जल्द, बहुत जल्दी कोशिश रहेगी कि स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पूरा कंप्लीट कर दिया जाए इसी सप्ताह के अंदर या और उससे भी पहले। ठीक है, अगर वीडियो समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का स्ट्रक्चरल वे में हम पढ़ाने की कोशिश करते हैं हमेशा, जो आपको रटना ना पड़े, क्योंकि बहुत ढेर सारा सिलेबस है CSIR नेट JRF का। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि बच्चे बहुत लोग क्या करते रहते हैं कि रैंडम कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे जेनेटिक्स उठा लिया, जेनेटिक्स में कुछ उनको नहीं आता है, अब उसका एक क्वेश्चन लेकर के 2 घंटे तक परेशान है। क्या मतलब है, जब आपको कुछ भी नहीं आता है तो उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करनी है। टेलीग्राम बहुत सारा समय खाता भी है। ठीक है, तो वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में वही चलता रहता है, उसने सॉल्व कर लिया, हम नहीं कर पा रहे, तो इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती थी। ये सब मत करिए। जैसे मैं बायोकेमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, इसके क्वेश्चन करिए, इसमें भी बहुत सारे टॉपिक हैं जो अभी मैंने पढ़ाए नहीं, उसके क्वेश्चन के पीछे ना पढ़िए। जो पढ़ा दिया है वो क्वेश्चन अगर नहीं सॉल्व हो रहा है तो उस पर आप ध्यान लगाइए, पता करिए, हमसे पूछिए, या जैसे भी जहाँ भी आप एडजस्ट कर पाइए वहाँ से पता करिए, उसमें दम लगाइए, या और कोई यूनिट अगर आपको प्रिपेयर हो गई तो उसमें दम लगाइए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जम के शेयर करना है। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।